हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो एमबीए का सिलेबस है और बीकॉम का जो सिलेबस है जिसमें आप पढ़ते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन के सिद्धांत, ठीक है। तो ये आप लोगों के कहीं ना कहीं सिलेबस में भी होगा और मैनेजमेंट के बारे में हमारा आज का टॉपिक रहेगा। मैनेजरियल रोल्स कौन कौन से होते हैं कि एक मैनेजर के क्या क्या रोल्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक मैनेजर के क्या क्या रोल्स होंगे, ये जो विचारधारा है ये मिंटसबर्ग ने दी थी। किसने दी थी? मिंटसबर्ग ने, ठीक है। मिंटसबर्ग नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने ये विचारधारा दी थी कि एक मैनेजर होता है वो एक तरीके से ओनली एक मैनेजर का रोल प्ले नहीं करके ये 10 टाइप के रोल प्ले करता है। कितने टाइप के रोल प्ले करता है? 10 टाइप के रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में भी आया हुआ है, मैनेजमेंट जो ऑप्शनल है उसके फर्स्ट पेपर में। तो अपन बात करते हैं कि एक मैनेजर की क्या क्या भूमिकाएं रहती है, क्या क्या रोल रहते हैं एक बिजनेस के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैनेजर का रोल रहता है वो है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब है कि व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ में उसको कैसे व्यवहार करना है, कैसे उसका बिहेवियर रखना है, कैसे उनको लीड करना है, ठीक है, कैसे उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ये सब चीज़ें किसमें? इंटरपर्सनल रोल में आती है, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल की बात करें उसके अंतर्गत फिर 3 रोल उसने अलग बताए थे, ठीक है। फिर हम सेकेंड उसने डिवाइड किया था इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल का मतलब हो गया सूचनात्मक, कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है वो हायर लेवल से सबऑर्डिनेट लेवल तक कैसे जाए, उसके लिए भी मैनेजर के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एक मैनेजर होता है उसके रोल होते हैं डिसीजनल रोल्स या निर्णयात्मक की भूमिका, कि वो किस प्रकार डिसीजन लेता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो उसमें उसकी क्या क्या भूमिकाएं रहती है, तो उसमें आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इंटरपर्सनल रोल्स में उसका पहला जो रोल्स होता है वो फिंगर हेड या अपन मान सकते हैं कि अध्यक्ष की भूमिका हो गई, मुखिया की भूमिका हो गई। मतलब मुखिया या अध्यक्ष का काम क्या होता है कि पूरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हैंडलिंग का काम करना होता है। जैसे आप अपने फैमिली में भी आपके कोई ना कोई मुखिया होगे, तो उसका हर व्यक्ति जो भी आपके जो मेंबर है, फैमिली मेंबर है, तो वो उसका कहना मानते हैं। आपके में आप भी उसका कहना मानते होंगे। आपका जो भी फैमिली मेंबर का जो मुखिया है, आपके शायद दादा दादी जी होंगे अगर जॉइंट फैमिली में हो, अगर न्यूक्लियर फैमिली में हो तो आपके पिताजी होंगे। वो एक तरीके से मुखिया है जिनकी आप हर चीज को मानते हो। और क्यों मानते हो? क्योंकि वो आपके लिए कोई भी गलत चीज नहीं कहेंगे, वो आपके बेनिफिट के लिए कुछ न कुछ बात कहेंगे, या तो वो एक्सपीरियंस के आधार पे कहेंगे या कैसे भी कहे तो वो आपके बेनिफिट भलाई के लिए ही बोलते हैं, तो ठीक है। पहली भूमिका होती है फिगर हेड की भूमिका। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक फैमिली में फिगर हेड मुखिया की भूमिका होती है, उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंतर्गत जो मैनेजर होता है मैनेजरियल रोल्स प्ले करता है। उसमें चाहे सीईओ है, एमडी है, आपके डायरेक्टर है, ठीक है, जो भी है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, ठीक है, प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें उनकी भूमिका क्या रहेगी? एक फिगर हेड या एक मुखिया की भूमिका रहेगी, जो उस संस्था के क्या करेंगे? नीति निर्माण करेंगे, आपको ये काम करना है, ये करना है, सारा वही बताते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं लीडर की भूमिका। भी एक मैनेजर की एक लीडर की भी भूमिका होती है। लीडर का क्या काम होता है? मैन अपन देखते हैं कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, तो पॉलिटिकल लीडर का क्या काम होता है कि वो अपने जो भी फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, उनको इतना प्रेरित करता है, इनर उनका मोरल बढ़ाता है। मतलब वो उसके जो विचारधारा से प्रभावित होते हैं लोग, उसके लीडरशिप से प्रभावित होते हैं, और जो भी मान लो उसका जो लीडर बोलता है तो उसी तरह वो उसको फॉलो करते हैं। लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो उसकी भी एक भूमिका है, जो मैनेजर की एक भूमिका रहती है कि वो अपने इस टाइप का लीडरशिप रोल प्ले करे ताकि जो भी उसके फॉलोअर्स है, सबऑर्डिनेट है, वो उसको फॉलो करें और जो भी उनका
गोल है अपने संस्था का हो या यूनिवर्सिटी का हो गया, कॉलेज का हो गया, जो भी आप संस्था चला रहे हो तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको आप फुलफिल कर सको। ये एक अच्छी लीडरशिप से ही संभव है कि आप अपने अनुयायी जो भी फॉलोअर्स है उनसे काम करवा सको। अगर आपकी लीडरशिप सही ढंग से नहीं है तो आपका कोई सबऑर्डिनेट है वो आपका कहना ही नहीं मानेंगे। आपको बार बार जैसे जॉब्स पे क्या है कि व्यक्ति आते रहेंगे जाते रहेंगे, स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे, उससे भी आपके क्या है कि किसी भी संस्था के काम में रुकावट आएगी, आपको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो अगर एक अच्छा लीडर होता है तो लोग भी उससे जुड़े रहते हैं और संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया वो आप फुलफिल कर पाते हो। तीसरा हम बात करते हैं लाइजनिंग की भूमिका भी एक मैनेजर की होती है। लाइजनिंग का क्या काम होता है, आपने सुना होगा कि इसकी यार लाइजनिंग बढ़िया है। तो आप जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने जाते हो तो आप किससे कांटेक्ट करते हो? सबसे पहले तो आप मान लो आपकी कोई जान पहचान का है जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, ठीक है, उससे आप बात करोगे कि यार मुझे ये इतना 10 लाख या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, 1 करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कहाँ करूँ, मुझे कोई सही जगह बताओ, ठीक है, और मुझे ये किस में करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप किसके पास में जाओगे? जिसको आप पहले से जानते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या है कि किसी अनजान व्यक्ति के पास में आप जाते हो तो वो आपके साथ में फ्रॉड भी कर सकता है। ये आपको डर रहता है कि वो फ्रॉड हो सकता है या मेरे साथ में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है। इतना मान लो मैं इन्वेस्टमेंट करूं और वो कहीं अच्छी जगह नहीं दिलवाए तो मेरे उसमें रिटर्न भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इन फ्यूचर। तो वो सब चीजें आप देख के किसी से कांटेक्ट करते हो। तो उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक लाइजनिंग की भूमिका होती है जिस पे आप विश्वास करते हो और उससे जो भी फॉलोअर्स है, कर्मचारी है, वर्कर है, बाहर के भी मान लो जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, तो वो सब उससे जुड़े रहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो कंपनी तो किसी से डीलिंग करती नहीं है, कंपनी के नाम से जरूर डीलिंग होती है, बट कंपनी की डीलिंग कौन करते हैं? उसके एमडी होंगे, जो मैनेजर होंगे, एमडी होंगे, सीईओ होंगे, लीडिंग तो वो करते हैं, संपर्क लाइजनिंग का काम तो वो करते हैं। तो उस कर्मचारी जो भी संस्था होगी उसके अपन कर्मचारी से बात करते हैं, तब अपने को पता चलता है कि यार इसकी जोमेटो की सर्विस तो बहुत बढ़िया है। अपन बहुत बढ़िया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके कर्मचारियों की जो लाइजनिंग है वो बढ़िया होगी। अपन जैसे रैपिडो की सर्विस लेते हैं तो रैपिडो जो मान लो ओनर है उससे तो अपन कांटेक्ट नहीं करते हैं, उसकी कोई पॉलिसी होगी, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग की पॉलिसी भी कौन बनाता है? ये मैनेजर ही बनाते हैं, ठीक है, पॉलिसी बनाने का काम हो गया। तो जो भी आपके संस्था के अपने कस्टमर से या किसी से भी लाइजनिंग का जो भी काम है सोसाइटी से हो गया, तो एक लाइजनिंग की भूमिका होती है, वो भी एक मैनेजर की अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी लाइजनिंग अच्छी है तो वो आराम से मान लो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन फटाक से कर देगा। और अगर उसकी लाइजनिंग अच्छी नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको किसी काम में देरी भी लग सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल या सूचनात्मक भूमिका क्या होगी। ये तो हो जाएगी व्यक्ति, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सूचनात्मक या इंफॉर्मेशनल भूमिका में क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे निर्णयात्मक मैनेजर की क्या भूमिकाएं हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपके पास में जो भी संस्था की इंफॉर्मेशन है, आपकी पॉलिसी होगी, रूल्स हो गए, रेगुलेशन हो गए, तो वो आपके जो लोअर लेवल पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे कर रहे हैं, उन तक वो इंफॉर्मेशन कैसे जाए? तो आप क्या करोगे? कुछ ग्रुप्स बनाओगे और उनके क्या बनाओगे? आप मॉनिटर बनाओगे कि भाई आपको इसके मॉनिटरिंग करते हैं। आप जैसे स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ते आए होंगे तो वहाँ आप भी किसी क्लास के मॉनिटर रहे होंगे, तो आपका क्या काम था कि क्लास में जो भी इंफॉर्मेशन थी आपके प्रिंसिपल या आपके हेडमास्टर, जो भी आपके प्रोफेसर थे, वो आप तक इंफॉर्मेशन देते थे और आप जो भी इंफॉर्मेशन थी अपने सारे क्लास के स्टूडेंट्स को बताते थे, ठीक है। जिससे कोई भी कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको आप नाम अपने प्रोफेसर तक लेके जाते हैं। तो ये सब एक मॉनिटर का काम होता है। तो मॉनिटर, एक मैनेजर का भी काम ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना एक मॉनिटर का
मॉनिटर के रूप में भी एक भूमिका होती है। फिर हम बात करते हैं डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटर मतलब क्या होता है? प्रसारक। डिसेमिनेटर मतलब प्रसारक, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आप बढ़िया ब्रांडिंग होती है, आप किसी का भी नाम ले लो, जैसे टाटा हो गया, ठीक है, रिलायंस ग्रुप हो गया, ये आपको अभी नाम कैसे याद है? क्योंकि इनकी ब्रांडिंग बढ़िया हुई है। ब्रांडिंग एक अल्टीमेट कस्टमर तक उनकी क्या है, चीजें गई हुई है, मार्केटिंग बढ़िया हो रखी है, उनका प्रचार बढ़िया हो रखा है। तो वो कौन करते हैं? वो हायर लेवल पे जो उनकी पॉलिसीज वगैरह मैनेजर बनाते हैं, वो बढ़िया तरीके से की गई है ताकि इंफॉर्मेशन अल्टीमेट कस्टमर तक या अल्टीमेट व्यक्ति तक मिल जाए। तो उससे अपन इनके नाम याद हो गए। तो आप कोई भी पॉलिसीज वगैरह बनाते हो, चाहे किसी भी संस्था में हो, आप मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाते हो, तो आपको क्या है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है वो आपको अल्टीमेट जो आपके पर्सन होता है, नागरिक होता है, उस तक जिसको फायदा पहुंचना चाहिए वहां तक जो भी योजनाएं वगैरह होती है तो उनकी सूचना वहां तक कैसे जाए। तो वो भी रोल कौन प्ले करेगा? एक मैनेजरियल रोल्स प्ले करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्पोक्स पर्सन मतलब प्रवक्ता। अब आप देखते हैं कि कोई मान लो स्पोक्स पर्सन बढ़िया है तो आप उसको सुनते हो, आप 1 घंटे तक भी सुन लेते हो, आधे घंटे तक भी उसकी बातों को गौर से सुनते हो, ठीक है, और काफी चीजें आपको सीखने को मिलती है। बट अगर मान लो प्रवक्ता ही आपका बढ़िया नहीं होता था, आप ठीक है आप थोड़ा सा सुनते हो वीडियो, फिर उसको बंद करके कि यार अब चलो अब ठीक है अब नहीं पढ़ना है। तो अगर आपका बोलने वाला अगर वो मैनेजर होता है, वो प्रवक्ता अगर बढ़िया होता है, तो आप लोग भी उसकी बातों को सुनते हो गौर से कि भाई एमबीए जैसे आप कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि एमबीए जैसे आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, ये चीज़ें थ्योरी के साथ में आपका जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, आप मार्केट में जाते हो, उन चीज़ों पे अप्लाई करते हो अपने जीवन में, वही आपके काम आती है। बाकी आप थ्योरी मान लो या मैनेजर के 10 रोल्स आपने पढ़ लिए और उसको कॉपी में नोट कर लिया, आप एग्जाम में लिख के आ गए, आपने 90% भी ले लिए, ठीक है, फिर भी आपके कोई काम नहीं आने वाला। जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लाइफ में यूज नहीं करोगे तब तक आपके ये चीजें कोई भी काम आने वाले नहीं है, ठीक है। तो अपन बात करते थे स्पोक्स पर्सन की कि भाई जो अच्छा प्रवक्ता होता है अपन उसको बार बार सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसकी जो गिफ्ट ऑफ द गैब है, वो बोलने की कला है, वो बहुत ही शानदार है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिसीजनल रोल्स की। तो डिसीजनल या निर्णयात्मक में क्या क्या रोल्स आते हैं कि भाई आपको निर्णय कैसे लेना है किसी भी संस्था में। आपको मान लो आईएएस बना दिया, बैंक का मैनेजर बना दिया, किसी कंपनी का सीईओ बना दिया, ठीक है, ये रोल्स आप प्ले करोगे जैसे एमबीए वगैरह करने के बाद में, ठीक है, या फिर आप किसी ट्रस्ट के आप अध्यक्ष बन गए, ठीक है। ये सब तो आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स आएगी, उनको आप कैसे हैंडल करते हो, तो उसमें क्या क्या भूमिका रहेगी। पहला आपका काम रहेगा डिस्टर्बेंस हैंडलर। अब मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एमडी लेवल की, सीईओ लेवल की पोस्ट मिल गई है, एमबीए करने के बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना के दिया है, आपका पैकेज है कम से कम 25-30 लाख रुपए, ठीक है। अब वहाँ क्या है कि कोई मान लो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो कर्मचारी थे किसी बात को लेके हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। तो अब मान लो स्ट्राइक उन्होंने स्टार्ट कर दी है और स्ट्राइक करने से क्या हो रहा है कि पर डे आपको लाखों का नुकसान हो रहा है। पर डे एक दिन की स्ट्राइक से आपको लाखों तक का नुकसान हो रहा है, और वो तो कर्मचारी, और अगर कर्मचारियों की आप मांग पूरी कर रहे हो, मतलब मांग पूरी कर रहे हो, तो उनको कैसे समझाना रहा, ठीक है, उनको तो कोई भी भड़का सकता है। तो इसके लिए आप उस डिस्टर्बेंस, कोई भी आपकी स्ट्राइक वगैरह होती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि जब कंप्यूटर नए नए आए थे तब सारे जो ऑफिस वर्कर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे, कंप्यूटर आ गया अब तो हमारी जॉब छिन जाएगी, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि अच्छे मैनेजर थे, मैनेजर लेवल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो अधिकारी थे वो अच्छे लेवल के थे, तो उन्होंने जो रियलिटी थी कि इससे क्या होगा कि आपको कंप्यूटर आने से आपको नुकसान नहीं होगा, कंप्यूटर आने से आपको फायदा ही होगा, आपका काम फास्ट हो जाएगा, आप एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी,
और ये हम देखते भी है कि आज कंप्यूटर आने से क्या है कि आप कहीं पे भी बैठे, मान लो एजुकेशन का भी हो गया, आप एक जगह पे बैठे बैठे दिल्ली में क्लासेस ले सकते हो, आप मुंबई में क्लासेस ले सकते हो, हैदराबाद में क्लासेस ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। और एक मान लो गांव में भी अगर कोई टैलेंटेड बंदा है या फिर दिल्ली में बैठा कोई टैलेंटेड बंदा है तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा सकता है। वो किस वजह से ये संभव हुआ है? ये ओनली डिजिटलाइजेशन की वजह से संभव हुआ है। अगर वो उस टाइम कंप्यूटर उस टाइम ही मान लो एक स्ट्राइक करने से उसको हैंडल नहीं किया गया होता तो आज हम उस आईटी के युग में नहीं होते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका भी रोल प्ले करता है एक मैनेजर। तो एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका कैसे प्ले करेगा कि एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं हम? भाई एक उद्यमी किसको बोलते हैं? उद्यमी अपन मुख्य रूप से देखिए अपने आसपास में भी कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई संस्था खोलता है, कोई कॉलेज खोलता है, ठीक है, कोई मान लो फ्लैट बना रहा है, प्रॉपर्टी का बना के बेच रहा है, तो ये सब एक तरीके से उद्यमी है। उद्यमी क्यों मानते हैं अपन? क्योंकि वो अपना एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो कोई ना कोई नई चीज को नई चीज को वो बना रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, उसमें उनके रिस्क भी है कि मान लो वो प्रॉपर्टी के फ्लैट्स को बना दिया, उसने तैयार कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया करोड़ों का, बट उस जगह वहाँ उसकी नीड ही नहीं है, वहाँ उसके फ्लैट बिकते ही नहीं है, तो उसको क्या है कि जैसे इंटरेस्ट वगैरह हो गए तो ये तो उसके अभी भी लग रहा है जो भी उसके पैसा लिया हुआ था। तो एक उद्यमी क्यों एक कोई भी बिजनेस खोलता है, फैक्ट्री खोलता है, कोई भी आपके मान लो आपकी फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री खोल दी, अब फैक्ट्री तो खोल दी बट फैक्ट्री का माल कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना है उसने अगर पहले रिसर्च नहीं किया है तो वो उसको बेच नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक उद्यमी जो होता है उसको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि उस बिजनेस में कितनी क्या रिस्क है, ठीक है, उसको कितना रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि अपन देखते हैं कि जिस बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होती है उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जिसमें अपन सेफ पॉइंट लेके चलते हैं तो वहाँ प्रॉफिट भी हमारा कम होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिसर्च एलोकेटर की कि आप किसी भी संस्था में काम करते हो, ठीक है, आप किसी भी संस्था में जाओगे तो वहाँ क्या है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होंगे। मान लो वहाँ आपकी संस्था है जो उसकी कैपिटल है 1 अरब की है, ठीक है, 1 अरब 1 बिलियन की है, ठीक है, अब उसके रिसोर्सेज तो 1 बिलियन है बट हमें ज़रूरत क्या है कि ज़्यादा की पड़ गई, 10 बिलियन की पड़ गई, तो उनकी व्यवस्था कैसे करें और जो 1 बिलियन है उसको कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ यूज में करना है। भाई उसमें अपन कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स कितनी खरीदे, अपन कौन सी मशीनरी खरीदे, वर्कर्स पे कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, अपने वर्किंग कैपिटल कितनी पास में रखनी है, इन सब रिसोर्सेज का जो एलोकेटर करना होता है, एलोकेशन करना होता है, वो भी एक मैनेजर लेवल का ही रोल्स रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेगोशिएटर की कि भाई किसी से सौदा करना, आप जैसे इंडिया से आप इंग्लैंड गए, कोई भी मान लो आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है, तो अब वहाँ से आप कोई इंग्लैंड से रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ रहे हो तो उनसे आप डीलिंग कैसे करोगे, आप उनसे माल कैसे खरीद के लेके आओगे, कच्चा माल रॉ मटेरियल, तो उसका क्या प्राइस वगैरह रहेगा, उनसे कैसे आप निगोशिएट करते हो, तो ये भी काम किसका रहता है, एक मैनेजर का रोल्स रहता है। तो आज हमने मैनेजर के जो रोल्स के बारे में बात की है कि एक मैनेजर होता है उसके 10 रोल्स प्ले करता है, जिसमें फिगर हेड की भूमिका हो गई, जिसको अपन अध्यक्षीय भूमिका भी मुखिया की भूमिका और प्रेसिडेंट या अध्यक्ष की भूमिका भी वो निभाता है। ठीक है, फिर हम सेकंड बात करते हैं, एक लीडर है, वो नेता के रूप में सेकंड उसकी भूमिका होती है। फिर लाइजनिंग बोलते हैं कि एक संपर्क अधिकारी के रूप में वो अपना एक काम करता है। लाइजनिंग अगर लोगों से अच्छी होती है, अपने आसपास के सराउंडिंग, तो उसका काम अच्छा चलता है। जैसे हम गांधी जी की बात कर ले तो गांधी जी की क्या थी, उसकी लाइजनिंग बढ़िया थी, तो मान लो कहीं पे भी आंदोलन करना होता तो वहाँ जाते और लोगों को इकट्ठा कर लेते, क्योंकि वहाँ पे भी उनके क्या थे, अनुयायी वगैरह थे। ठीक है, तो जैसे नील आंदोलन वगैरह हुआ, तो जिसकी लाइजनिंग बढ़िया होती है ना, वो हमेशा कोई ना कोई बढ़िया बिजनेस कर पाएगा, बढ़िया कोई भी काम कर पाता है। फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल की, तो जिसमें मॉनिटर हो गया, अगर आपकी लाइजनिंग अच्छी है तो आप बढ़िया, जैसे आप
किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़े हो, IIM जैसे कॉलेज में, तो वहाँ अगर आपकी लाइजनिंग अच्छी है तो आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे जहाँ बड़ी CEO की पोस्ट पे, जहाँ आपका करोड़ों का पैकेज होगा, ठीक है। और अगर आपकी लाइजनिंग बढ़िया नहीं है ना, तो आपको MBA हम ऐसे भी देखते हैं जिसकी 50,000 60,000 सैलरी में भी आज बैठे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिसेमिनेटर की बात करते हैं। डिसेमिनेटर मतलब प्रसारक संस्था का फिर स्पोक्स पर्सन हो गया, उसकी भूमिका निभाता है। फिर डिसीजनल हम बात करते हैं, डिस्टर्बेंस हैंडलर हो गया, एंटरप्रेन्योर या कोई भी उद्यमी। फिर रिसर्च एलोकेटर कैसा होना चाहिए हमारा, और फिर हम लास्ट बात करते हैं नेगोशिएटर की, ठीक है। तो ये 10 रोल्स हो गए, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर देना, और साथ साथ में 1-2 एग्जाम्पल आप साथ में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये अपने दोस्तों के साथ में भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।